जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक परीक्षा की तैयारी। 15 नंबर की तैयारी, वो भी फ्री में। ठीक है। तो लगभग हमारा सेशन खत्म हो चुका है। जो 15 नंबर की हम तैयारी कर रहे हैं, मुश्किल से एक या दो वीडियो और आने की संभावना है। उसके बाद जो श्रम निरीक्षक संबंधित जो प्रश्न रहेंगे, वहां से आपका 15 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यदि इस बीच ऐसा कोई और ऐसा महसूस होता है कि और वीडियो डालना चाहिए अलग किसी और टॉपिक पर, भारतीय संविधान से या फिर श्रम निरीक्षक परीक्षा में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, यदि हम जितना क्वेश्चन हमने डाला है यदि उनमें से कोई छूट जाता है कोई भी टॉपिक, तो उसके बाद हम परीक्षा के पहले लगभग कल या परसों पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में समय अब नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम कर लेंगे भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो श्रमिक के लिए डेडिकेटेड है, या फिर कहीं ना कहीं श्रम की बात की गई है, श्रमिकों की बात की गई है, और श्रम संबंधित जितने भी हम अधिनियम पढ़े हैं उनमें कहीं ना कहीं वो बातें आई हुई है। ये सब हम करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में श्रमिकों के लिए प्रावधान। ठीक है, तो श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रावधान। तो मूल अधिकार के अंतर्गत हम सब वैसे तो धारा 14 मूल अधिकार में आता है। दूसरी बात, इसमें श्रम संबंधित छोटी सी बात कही गई है, वो क्या है देख लीजिए। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष सभी समान है और कानून का सभी समान संरक्षण होना चाहिए। या इन शॉर्ट ये कहें तो ये समानता का अधिकार को बताता है ना। जब भी हम कहीं श्रमिक के रूप में काम करते हैं या फिर कोई काम करता है, तो सबके समान समानता का व्यवहार करना चाहिए, सबका कानून के समान संरक्षण करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य, है ना, कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समस्त समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला है समान समक्ष का सबके लिए, मतलब इसका मतलब है नियम सबके लिए समान होगा, नियम समान होगा सबके लिए। ठीक है। अगला बात ये कहा गया है कानून का समान संरक्षण, इसका मतलब ये है यदि समानता का कानून बनाया गया है ना, सभी नागरिकों को समान रखना है किसी भी स्थिति में, तब उस कानून का भी पालन होना चाहिए ना, उस कानून का भी पालन होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर ये हम ये कहें कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कानून सबके लिए समान है, सबके लिए एक ही नियम लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण लागू हो जाता है ना, कहीं ना कहीं आरक्षण लागू हो जाता है। तो आरक्षण लागू करने का मतलब ये है, यदि कोई पिछड़ी जनजाति है या पिछड़े लोग हैं, उनको भी समान स्तर पर लाना है। ठीक है, जो पिछड़ी जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं समान रैंक पे लाना है, उच्च जाति के समान में। इसलिए उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट देकर, है ना, और सपोर्ट के रूप में आरक्षण देकर उन्हें कानून के समान संरक्षण दिया जाता है। तब वे सभी समान रूप में आ जाएंगे, या फिर समान स्टेज में, चाहे वो अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, है ना। सबसे पहले तो ये कि सभी के लिए समान रूल लागू है, लेकिन ये समान रूल जैसे ही लागू होता है तो कुछ लोग पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसे साधन नहीं थे, जैसे जो बीहड़ जंगल में रह रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के उनके पास कोई खास साधन नहीं है। अब आप उनको बोलो कि यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन याद रखिए जो दिल्ली में बैठ के कोचिंग कर रहा है और जो बीहड़ जंगल में है एसटी एससी, वो लोग कैसे करेंगे। तो उन्हें सरकार एक्स्ट्रा फीचर देके थोड़ा बहुत मदद करती है, आरक्षण देके। इसी को बोला जाता है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, इतना ये वैसे ये तो हमारे पॉलिटी का हिस्सा है। हम यहाँ इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि श्रमिकों के समान भी, है ना, या फिर श्रमिकों को भी समान नियम से देखना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, है ना, चाहे वो श्रमिक हो या फिर और कोई वर्ग हो, सबको समान लेके चलना है। इसलिए हम अनुच्छेद 14 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में कि जो भारत है अपने निवास क्षेत्र में या फिर अपने क्षेत्र में व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण वंचित करेगा।
वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, याद रखिएगा ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये धारा जो 14 है ना, नागरिक कहने का अर्थात है भारत के अंदर के लोग या जो भारत के व्यक्ति हैं वो नागरिक कहलाएंगे। विदेशी भारत के बाहर के लोगों को हम विदेशी कहेंगे। तो ये जो धारा 14 है नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी लोगों को भी प्राप्त है, सबको यह लागू होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक अर्थवकित अर्थात संवैधानिक निगम, देखिए अब जहाँ व्यक्ति लिखा है ना, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि सबके समान संरक्षण, मतलब सभी व्यक्ति को समान या फिर सभी व्यक्ति के लिए कानून समान है। तो व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति भी हो सकता है, साथ में एक कोई संवैधानिक निगम है, कंपनियां हैं, पंजीकृत समितियां हैं या अन्य तरह की विधि भी व्यक्ति में शामिल होगा। इसका कहने का मतलब है कि कोई पंजिया है, कोई कंपनी है, पंजीकृत संस्था है, निगम है, उनको उनके लिए भी समान रूल लागू होता है जैसे एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। अगला है मूल अधिकार में पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। ये कहता है कि राज्य नागरिकों को साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के नागरिक, मैं के लिखना भूल गया हूँ, राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये श्रमिकों को भी लागू हो जाता है कि किसी भी श्रमिक में आप धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यहाँ दो शब्द दिए गए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बोलते हैं विभेद, दूसरा होता है केवल। विभेद का अंतर है कि विभेद का मतलब है अंतर करना, अंतर करना। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं केवल, केवल का अर्थ हो गया है कि इस राज्य के अंदर केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर, इसके अनुसार ही हम भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जो यदि गवर्नमेंट को सटीक लगे पॉजिटिव में, वो भेदभाव कर सकता है। उसी प्रकार वो आरक्षण देता है। वो मूल जाति वंश के साथ यदि आप कहेंगे कि सभी लोग के लिए सेम फीस हो, क्योंकि एसटी एससी के लिए कम होता है, ओबीसी के लिए कम होता है, आप कहेंगे कि संविधान पहले ही कहता है कि मूल जाति वंश के आधार पर अलग नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ केवल शब्द का यूज करने की वजह से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इसी केवल के वजह से। ठीक है, चलिए आप समझते हैं। आप समझ गए केवल का मतलब क्या हो गया, तो ये श्रमिकों के लिए भी लागू होगा। अगला है मूल अधिकार, अनुच्छेद 16, रोजगार का अवसर देना। देखिए अब श्रमिकों के लिए भी सीधा सीधा आ जाता है कि धारा 16 क्या कहता है, रोजगार के लिए थे समान अवसर। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्त से संबंधित, ठीक है, नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे, केवल धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर हम भेदभाव नहीं करेंगे रोजगार देने के लिए। लेकिन कहीं यदि, है ना, बैकवर्ड क्लास आया, आरक्षित क्लास आया, उसमें रोजगार देने के लिए या नियुक्ति देने के लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है। आगे देखिए, ये है हमारा अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये है अनटचेबिलिटी, इसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। निषिद्ध कहने का मतलब इसको मना किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अस्पृश्यता का लाता है, उसे छुआछूत मानता है, तो ये आचरण निषिद्ध है। इसको सरकार ने रोक लगा दी है संविधान के माध्यम से। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है। यदि किसी के साथ या इसी प्रकार के आप छुआछूत करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा और वो दंडनीय होगा। ऐसा नहीं कि माफ कर दिया जाएगा, वो अपराध है तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नियम लागू किए गए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लागू किया गया था। इसका नया नाम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। क्या कहा गया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया है तथा इसका विस्तार दंडिक उद्यम सकते। साथ में ये देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता से संबंधित शिकार है या यदि इस नियम का उल्लंघन, किस नियम का, नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955 का यदि वो उल्लंघन करता है, इस स्थिति में वो किसी भी राज्य या लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उसको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी है ये अस्पृश्यता का अंत वाला रूल। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
अब ये हमारा मूल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए हमारे श्रमिकों के लिए अनुच्छेद नंबर 19 में कुछ बातें कही गई है। इसमें वैसे टोटल 6 गारंटी दिया गया है, लेकिन हमको फिलहाल इस 3 से मतलब है, और 3 में भी इससे मतलब है। तो कोई भी श्रमिक जो है संघ या संगम या संघ बना सकता है, सहकारी समितियां बना सकता है, ये इनका अधिकार है। इन शॉर्ट ये कहा जाए तो श्रमिक जो है अपना संघ बना सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 19 के 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी श्रमिक जो है अपना संगठन बना सकता है ना, समितियां बना सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कैसे, तो ये बताना है धारा 19 के तहत ये श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया है। ये चाहे श्रमिक हो या कोई भी हो, है ना, ऐसा नहीं कि केवल श्रमिक ही इसमें बना सकते हैं, कोई भी समितियां इसमें बनाया जा सकता है इस धारा के अनुसार। अगला है संगम या संघ बनाने का अधिकार को देख लीजिए क्या कहता है। सभी नागरिकों सभा, संघ अथवा सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा। उनमें शामिल है आपके राजनीतिक दल। देखिए अब जो धारा 19 का जो 3 है उसमें क्या क्या पावर है, वो राजनीतिक दल भी बनता है इसी नियम से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, राजनीतिक बंद का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म है, समितियां है, क्लब है, संगठन है, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य कोई इकाई बनाने का अधिकार देता है धारा नंबर 19 का 3। इसमें हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी है कि अपना ट्रेड यूनियन बनाए, है ना, अपना संगठन बनाए, अपनी बातों को रखे, ये इनका मतलब है। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार देता है, वरन इस संघ में संचालित होने वाले नियमों को भी ये संरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम संघ बनाने में उसमें शामिल होने वाले नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भी पूछा जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब ये क्या चीज है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को इस भारत देश में जो निवास कर रहा है उसे अपनी प्राण एवं दैहिक की रक्षा करने की स्वतंत्रता है। मतलब उसे एक शुद्ध वायु मिले, अच्छा सा स्वास्थ्य इलाज मिले, इस सब की उसको स्वतंत्रता है। अब ये क्यों लाया गया या फिर इसको हम श्रमिक से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि श्रमिक जो है कारखाने में काम करते हैं, ठीक है, कारखाने में काम करते हैं और उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, रेगुलर उनका स्वास्थ्य की चेकअप होना चाहिए, समय अनुकूल उनको छुट्टी, आवश्यकता से अधिक काम न दिया जाए या फिर क्षमता से अधिक काम न दिया जाए। इसीलिए हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को मूल अधिक श्रमिकों के लिए जोड़कर देख रहे हैं। अनुच्छेद 21 में घोषणा किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब है यदि सरकार उसमें रोक लगाएगी तभी वो रुकेगा, अन्यथा सबको एक एक अच्छा जीवन, है ना, जीने का अधिकार है, और एक अच्छा वातावरण हो, अच्छा शिक्षा हो, है ना, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उनके जीवन में कोई समस्या ना हो, इस प्रकार उनको जीवन जीने के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अब इसमें क्या जोड़ा गया है देखिए, तो 14 वर्ष की उम्र तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। बच्चों को 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन साफ पूछेगा कि 14 वर्ष की उम्र तक की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किनको दिया गया है? तो ये हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और यही पे हमको ना बंधुआ मजदूर से भी मुक्ति दिलाता है। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो बंधुआ मजदूर के विरुद्ध भी अधिकार बताता है। यदि आप बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है, किसी भी मजदूर को आप जबरदस्ती अपने पास काम रखे हो, उसे कम पैसा देकर उसे हमेशा के लिए काम करा रहे हो, इसका मतलब आप उसके लाइफ को सीमित कर रहे हो, है ना, उसका शोषण कर रहे हो। इसलिए ये भी हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला है 21 का शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार भी हम कहें क्योंकि हमने पढ़ा था ना, बाल श्रम पढ़ा था, बालक से संबंधित कुछ कुछ नियम पढ़े थे, है ना, बाल श्रमिक पढ़ा था। तो इसके विरुद्ध क्या कहलाता है हमारा शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 का की घोषणा की गई है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल
अधिकार के अंतर्गत है, ना कि उच्च शिक्षा की। इसका मतलब ये है, यदि शिक्षा का अधिकार देता है, इसका मतलब जो बेसिक मूल शिक्षा होती है, यदि हम ये मान के चलें कि क्लास 1 से 12 तक, है ना, या क्लास 1 से 10 तक, ये हमारा बेसिक मूल है। आगे के जो हम व्यावसायिक शिक्षा पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें यह रूल लागू नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए इससे क्या क्या फायदा हुआ। तो 86वें संशोधन में 2000 में आया आपका सर्व शिक्षा अभियान, है ना। स्कूल चले हम, ऐसा एक पेंसिल बना होता था और पेंसिल में ऐसे बच्चे बैठे रहते थे, और एक गाना होता था कि स्कूल चले हम। ठीक है। तो ये था, उस गाने को कौन गाया था? शान ने गाया था। तो ये है सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 19 के तहत बच्चों के लिए क्या योजना बनाई गई है, या कौन सा अधिनियम बनाए गए हैं, उसका नाम और डेट पूछ सकता है, या फिर उसका संवैधानिक संशोधन पूछ सकता है। तो ये 86वीं संवैधानिक संशोधन, है ना, सर्व शिक्षा अभियान। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है, बहुत फेमस हुआ है, बहुत ही लाभप्रद है ये योजना। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति कहलाया है। ठीक है। ये सरकार ने उठाया गया द्वितीय क्रांति है ये। उसके बाद आता है अनुच्छेद ए में, अब कुछ और आगे होते इसमें ही आपको आरटीआई मिल गया, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया। ठीक है। ये बच्चों के लिए है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम श्रमिक बालकों के बारे में पढ़े हुए हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में भी पढ़े हैं, इसलिए इन सब योजनाओं को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये हम लोगों को भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए लाभ पहुंचाता है। आगे चलते हैं। मूल अधिकार में अब आ जाता है 23। ये क्या आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अब शोषण तो मेन ही है, मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम। दुर्व्यापार का मतलब होता है बेचना, मानवों को बेचना, और बलाश्रम का मतलब पता है आपको, बंधुआ मजदूर। तो अनुच्छेद 33 जो 23 क्या व्यवस्था करता है? तो बेगार, बलाश्रम और इस प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रयोजन पर प्रतिबंध लगाती है। कौन सा? अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक, इसका कहने का मतलब है जो भारत के लोग हैं और जो भारत के बाहर के लोग हैं, दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्ति के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद है मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि उसको बेचना या कुछ, इसमें कौन सा है? पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीदी बिक्री, महिलाओं और बच्चों से अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति भी इसी में शामिल है। देवदासी और दास इस प्रकार के दुर्व्यापार में शामिल है ये सभी चीजें। अब देखिए बलात्श्रम क्या है, तो आपको पता है बलात्श्रम केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्त्री नहीं है, है ना, स्थिति शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से भी उत्पन्न होता है। यथा जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम देना, ये भी हम अभी इसको पढ़े ना, इसे नियम पढ़े, इसके पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़े हैं। इस संगठन के बंधुआ मजदूर व्यवस्था को 1976 हो गया। न्यूनतम मजदूरी 1948 हम पढ़े ना, ये बंधुआ मजदूर पढ़े हैं, 1948 पढ़ चुके हैं। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 है, और श्रम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है। एक बार हम ये ठेका श्रमिक एक बार पढ़ लेंगे, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, इसको मैं आपको ओवरव्यू बता दूंगा कि क्या है। ठीक है। तो इन सब की रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद नंबर 23। अगला है अनुच्छेद नंबर 24। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकट में गतिविधियों तथा निर्माण कार्य में लगे 14 वर्ष से कम बच्चों का प्रतिषेध करता है। कहने का मतलब है जो खतरनाक काम है, खतरनाक कारखाने हैं, वहां 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाना है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों के नियोजन के लिए प्रतिषेध नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नियम बनाया गया है कि 14 वर्ष से कम के बालकों को खतरनाक काम नहीं कराया जाना है। ठीक है। ये तो कहता है, लेकिन यदि कोई घर में ही छोटा मोटा दुकान है, छोटा मोटा दुकान है, शॉप है, वहां जहां बच्चों के लिए कोई भी खतरनाक चीजें नहीं है, वहां बच्चों को काम पे लगाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हमको पता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम पर नहीं लगा सकते। ठीक है। वो बाल श्रम हो जाएगा, चाहे वो खतरनाक हो या ना हो।
ठीक है। अब ये जो बात लिखा गया किसके लिए लिखा गया है, देखिए ये जो बात लिखा गया है ना, वो खुद के घर में यदि कोई छोटा मोटा दुकान है तो टाइम पास स्कूल से समय निकालने के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद जो शेष समय बचता है वहाँ बच्चे लोग अपना समय देते हैं। इसलिए इस नियम को लिखा गया है कि अथवा, है ना, नुकसान ना पहुंचाने वाले, इस लाइन को लिखा गया। अब देखिए बाल श्रम अधिनियम 1986 में पढ़ चुके हैं। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है, उसको हम पढ़े हैं। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम है, कारखाना अधिनियम 1948 है, खान अधिनियम है, वाणिज्य पोत है। ये सभी जो नियम है हमारे कारखानों में बालकों को नियोजन के लिए निषेध करती है। ठीक है, निषेध करती है। आगे हम पढ़ेंगे। अब ये है हमारा बाल श्रम संशोधन 2016। इसमें क्या कहता है देखिए, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया है। इसने मूल अधिनियम को नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम रखा गया है। ठीक है, देखिए हमने कल बाल श्रम पढ़ा था ना, उसका नाम बदल गया है बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986। इसमें नाम बदल दिया गया। कब बदला गया? 2016 में बदला गया। संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों, ना, सभी व्यवसायों में या फिर प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। मतलब वहां रोजगार उसको करने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह निषेध 18 व्यवसायों में थे, अब 65 में लागू हो गया है। पुनः संशोधन अधिनियम किशोर 4 से 18 वर्ष तक की आयु को कतिपय खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। 14 से 18 वर्ष के, मतलब जो अधिकतम 18 वर्ष की भी आयु का बच्चा है, उनको भी हम खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। यदि इसका उल्लंघन करने पर क्या होगा, तो आपको 6 माह की सजा हो सकता है, 6 से 2 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक, और 20,000 रुपये से 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसको दोहरा दिए तो 1 से 3 साल का जेल और हो जाएगा। ठीक है, तो यदि कुछ अपडेट्स मिला तो आप यहाँ से अपडेट्स कर लीजिए अपने आप को। मूल अधिकार, अब देखिए हमारे पास पड़ता है धारा 39, है ना। अब ये धारा 39 क्या है हमारे लिए, या धारा बोले या फिर अनुच्छेद बोले। अनुच्छेद 39 हमारे डीपीएसपी से है। अभी हमने क्या किया, केवल मूल अधिकार वाला पढ़ा है ना। अब डीपीएसपी से पढ़ रहे हैं कि डीपीएसपी में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस संचालन करेगा, कुछ सुनिश्चित करे। कुछ नहीं है, ये हमारे डीपीएसपी पे लिखा गया है, उसमें भी कुछ है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। कहने का मतलब है पुरुष और स्त्री को समान रूप से कहीं ना कहीं रोजगार करने का अधिकार देता है हमारा ये अनुच्छेद 39। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके लिए अधिनियम भी बनाया गया चुका है। अभी हम इसका डीपीएसपी में देख रहे हैं कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ पे संविधान में। अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को सुकुमार अवस्था दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश नागरिकों को रोजगार में न लगा जाना। इसका मतलब है कि इतना पूरा पढ़ लीजिए। इसका मतलब है कि बाल श्रम या फिर बंधुआ मजदूर में नहीं लगाना है। ठीक है, बाल श्रम या फिर बंधुआ मजदूर में नहीं लगाना है, ये कहता है हमारा धारा 39। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से अधिक नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा। देखिए ये बहुत बड़ा क्लिष्ट वर्ड है। इसका ये मतलब है कि बालकों को, आप जो हमने पढ़ा है ना कारखाना अधिनियम वगैरह, तो 14 वर्ष के बालकों को काम पे नहीं लगाया जाना, ये वो सब घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं। बस आपको ये याद करना है कि अगर एकदम क्वेश्चन पूछेगा तो अनुच्छेद से पूछ सकता है फिलहाल। ठीक है, तो ये अनुच्छेद पूछेगा और इसका नाम पूछ सकता है। अगला है काम पाने की शिक्षा, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्त की दशा में लोकहित सहायता पाने की अनुशंसा करता है। देखिए हमारा जो धारा अनुच्छेद 41 है वो लोक सहायता के लिए बनाया गया है। लोक सहायता पाने के लिए अधिकार संरक्षित करता है। ठीक है, इसके लिए काम के लिए, शिक्षा के लिए, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, इसके लिए अनुच्छेद 41 जो है वो लोक सहायता के लिए संरक्षित करता है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता को बंद करता है 42। हमने प्रसूति सहायता नियम पढ़ा है ना महिला का, वो यहीं से है। इसी वजह से उनको नियम बनाया गया है, इन्हीं की वजह से। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा
का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद हमारा 42। सभी कर्मकार के लिए निर्वाह मजदूरी मतलब एक फिक्स अमाउंट पेड करना है जिससे उसके जीवन यापन कर सके। शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक संस्कृति का विकास करेगा कौन, किसके माध्यम से, तो अनुच्छेद 43 के माध्यम से। ठीक है, अब जितना अनुच्छेद बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने के लिए कदम उठाना, ये भी हमारा 43 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी कुटीर उद्योग, देखिए ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 कहती है, ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना। सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक, ये हमारा याद है 19(3) में देखे थे, सेम बात यहाँ भी लिखा गया है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए अनुच्छेद 39(1) बताया गया। क्या चीज, समान न्याय बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये नियम को बनाया गया है। ठीक है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु जो पूरी कर ली है उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देना है, ये अनुच्छेद 45 कहता है। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान में जो जो प्रावधान किए गए थे वो पढ़ लिया है। मेनली क्वेश्चन पूछेगा तो आपके मूल अधिकार में है, ये है ना, मूल अधिकार में है प्रावधान और डीपीएसपी में। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूरे संविधान में मेनली कहाँ पे श्रमिकों के लिए प्रावधान किया गया है, तो एक तो मूल अधिकार में है और डीपीएसपी में। ठीक है, तो डीपीएसपी में आपको क्या क्या है, 39 है ना, 39 के बाद आपका 41 है, 42 है, 43 है, फिर 45 है। लगभग ये 4-5 जो है अनुच्छेद आपके काम के लायक हैं। और मूल अधिकार में आपको मेनली देखा जाए तो 19 है, 21 है, 20 है, 23 है और 24 है। ठीक है, इतना जो है आपके श्रमिकों के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, गुड बाय, गुड नाइट।